नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसवीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 64 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 64 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो अगर बात करें हिमाचल की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की तो वो है हमीरपुर। अगर बात करें हमीरपुर की तो हमीरपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो हमीरपुर का जनसंख्या घनत्व 406 है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, जो कि पूरे हिमाचल में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हमीरपुर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, लेकिन कल के लिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व हिमाचल के किस जिले का है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है लाहौल स्पीति का। अच्छा, लाहौल स्पीति का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो सर कितना कम है। तो लाहौल स्पीति का है 2 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के पीछे, 1 प्रति वर्ग किलोमीटर के पीछे कि कितने लोग रहते हैं, मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के पीछे जो है वो कितने लोग रहते हैं। अच्छा, जैसे हिमाचल का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो हिमाचल का जनसंख्या घनत्व है 123 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब आपको ये बात डिटेल से याद रखना है। तो 123 जो है हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, मतलब कि हिमाचल में 1 किलोमीटर के पीछे आपके 123 लोग रहते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, यहाँ से बहुत दफ़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका ऊना का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो ऊना का दूसरा, हिमाचल का दूसरा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ऊना का जनसंख्या घनत्व 338 है। अच्छा, हिमाचल का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो हिमाचल का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है बिलासपुर। भाई बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का है 323 जनसंख्या घनत्व। बचता है वापस चंबा। तो चंबा की बात करें तो चंबा जो है जनसंख्या घनत्व में आपका कौन से नंबर पे आता है, तो याद रखना वो 10वें नंबर पे नहीं 9वें नंबर पे आता है। चंबा का जनसंख्या घनत्व 80 है। चंबा में 1 किलोमीटर के पीछे 80 लोग रहते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ और जो परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। 65 वीडियो अभी आने वाली है और 65 के बाद और आने वाली है। अगर आप एचपीटेट नवंबर में अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच के साथ या हमसे लेना चाहते हैं वो हैंड रिटन नोट्स, जिससे आपका एचपीटेट अभी भी लास्ट के कुछ दिनों में क्लियर हो सकता है, तो आप 7876145409 अब इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से मैं दूंगा आपको वो हैंड रिटन नोट जो कि अभी भी आपका किसी भी स्ट्रीम से आपका एचपीटेट क्वालिफाई करवा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात बोले तो इंग्लिश में सेक्स रेशो कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो है 9:7 और लिंग अनुपात, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला हिमाचल में कौन सा है, तो बोलेंगे वो भी हमीरपुर है। हमीरपुर का लिंग अनुपात 1096 है। ये भी आपको 1095 या 96 दोनों ही परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक और पूछता है। अच्छा सर, क्या क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हिमाचल में साक्षरता दर कितना है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर साक्षरता दर की बात करें 2011 के अनुसार तो है 82.80%। कुछ लोग बोलते हैं कि सर 83% है, लेकिन हम इसको 82.80% मानने वाले हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाएगी, इसीलिए हर एक बात आप यहाँ से डिटेल से याद रखें। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सर्वाधिक साक्षर जिला हिमाचल का कौन सा है साक्षरता दर वाला, तो वो भी हमीरपुर है। तो 3 चीज़ें हमीरपुर की सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व भी हमीरपुर का सबसे ज़्यादा है। आपका बात करें लिंग अनुपात की भी सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है, सेक्स रेशो भी, और लिटरेसी रेट बोले तो साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है। 89.01% हमीरपुर में पढ़े लिखे लोग हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी अगला क्वेश्चन है कि कैलूरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश के कैलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में देखो बिलासपुर में कैलूरी भाषा बोली जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए जो है वो बिलासपुर की जो बोलियाँ है उसको 6 वर्गों में किसने विभाजित किया था। एक बार ये क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन आया था। तो बिलासपुर की बोलियों को ग्राहम बोली इनके द्वारा क्या है, ग्राहम बोली साहब के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, बिलासपुर की जो बोली है उसको यहाँ पे 6 भागों में जो है वो विभाजित किया गया था। हिमाचल में बहुत सारी भाषाएं
हिमाचल की भाषाओं की अगर मैं बात करूं तो सिरमौर की बात करते हैं तो सिरमौर में है एक धारती भाषा। क्वेश्चन आ सकता है कि धारती भाषा कहाँ बोली जाती है, तो धारती भाषा जो है वो धाटी भाषा जो है सिरमौर के गिरियार धाटी क्षेत्र में बोली जाती है, धाटी क्षेत्र भाषा। और एक भाषा है बिशुवाई, ये भी सिरमौर में बोली जाती है। अच्छा सर, बिशुवाई क्या है, तो बिशुवाई वो भाषा है जो कि सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में, जो कि शिमला से जुड़ा हुआ है, वहाँ बिशुवाई भाषा बोली जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बघाटी भाषा कहाँ, तो बघाटी भाषा बघाट रियासत में के वहाँ सोलन में बोली जाती है ना। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बगलानी कुनियार और अर्की में जो बगलानी बोली जाती है, बगलानी, तो बगलानी आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा अपने याद रखना है हिंडूरी भाषा बोली जाती है नालागढ़ में। भाई याद रखना है, हिंडूरी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो नालागढ़ में आपकी हिंडूरी भाषा बोली जाती है, ये आपको जरूर याद रखनी है। क्युंथली भाषा, ये शिमला के आसपास का जो क्युंथल राज्य था, वहाँ पर क्युंथली भाषा प्रचलित थी, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मंडी जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मंडी के लोग बोलते हैं भाई मंडियाली, ठीक है, तो मंडी के लोग मंडियाली बोलते हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में कितनी उपबोलियाँ हैं, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा था, तो हिमाचल प्रदेश में 36 उपबोलियाँ हैं कुल, ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन था। और एक भाषा पटनी भाषा, तो पटनी भाषा बोली जाती है लाहौल स्पीति में, ये भी आपको डिटेल से याद रखनी है। और अगर बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में कुल्लवी बोली जाती है, और याद रखना, कुल्लवी भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। टांगरी भाषा किस भाषा की लिपि है, तो पहाड़ी भाषा जो है वो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो टांकरी है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश के जो 90% लोग हैं, अगर हिमाचल प्रदेश की भाषा की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में 90% जो लोग बोलते हैं वो पश्चिमी पहाड़ी भाषा बोलते हैं, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज प्रेजेंटेड इन 1989 विद फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम अवार्ड, तो 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार किसे मिला, तो 1989 में जो बाबा पहाड़ी गांधी जो बाबा काशीराम पुरस्कार है वो 1989 में दिया गया, वो दिया गया था जयदेव किरण को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये तो जयदेव किरण को दिया। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भाई श्री केशव को क्या मिला है, तो श्री केशव को मिला था आपका हिंदी साहित्य के लिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड, जो मिला था कब, 1986 में। 1986 में मिला था श्री केशव को आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक पुरस्कार था वाई.एस. परमार पुरस्कार, जो कि 1986 में ही दिया जाता है। तो जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार है वो हिमाचल की जो सांस्कृतिक साहित्य के लिए दिया जाता है मियाँ गोवर्धन सिंह को, तो मियाँ गोवर्धन सिंह जी को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार सबसे पहले दिया जाता है। अच्छा, पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार जो 1983 में मिला था वो किसको मिला था, तो ये मिला था डॉक्टर विरियाम सिंह को मिला था, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड 1986 में श्री केशव को मिला। बाबा पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम पुरस्कार जयदेव किरण को 1990 में मिलता है। इसके अलावा आपका अगर बात करें आपका बाबा काशीराम की, ये जयदेव किरण को मिल गया था। और साथ में अगर मैं बात करूं, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पहला पहाड़ी कविता पुरस्कार, तो ये श्री डॉक्टर विरियाम सिंह को मिला था 1983 में। और अगर बात करें आपका गोवर्धन सिंह की, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, डॉक्टर वाई.एस. परमार मियाँ गोवर्धन 1986 में मिला था। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के नेशनल टीचर्स पुरस्कार पाने वाले पहले शिक्षक, ये क्वेश्चन चर्चा में रहेगा भाई, तो इनका नाम था प्रकाश चंद। तो प्रकाश चंद हिमाचल प्रदेश के नेशनल टीचर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। इनको ये पुरस्कार 1958 में मिला। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो है वो हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है परशुराम पुरस्कार। ये सबसे पहले जो मिला था वो सुमन रावत को मिला, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में देखो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को याद रखें। जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश में जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है, तो 7 जुलाई को मनाई जाती है। लालचंद प्रार्थी की जो जयंती है वो 3 अप्रैल को मनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी।
जी, अगला क्वेश्चन है कि चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बनी है? जी, चमेरा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की रावी नदी पर बनी है। तो चलिए जी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, चमेरा एक जल विद्युत परियोजना है जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। तो ये बनी है रावी नदी पर। अच्छा, चौ से चमेरा और चौ से हिमाचल के किस जिले में बोलेंगे? चंबा। चमेरा जल विद्युत परियोजना कोई एक नहीं है कि एक ही चमेरा है। चमेरा जल विद्युत परियोजना तीन है, चमेरा एक, चमेरा दो, चमेरा तीन, और तीनों देखो आपको याद रखनी है। तो चमेरा एक जल विद्युत परियोजना है 540 मेगावाट की। दूसरी है चमेरा दो जल विद्युत परियोजना जो कि है कितने मेगावाट की? 300 मेगावाट की। और फिर है चमेरा तीन जल विद्युत परियोजना जो कि है 251 मेगावाट की। तो मेगावाट भी आपको ज़रूर याद रखने हैं और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसकी जल उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा है? जल विद्युत की क्षमता, तो जल विद्युत की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा है पार्वती जल विद्युत परियोजना की। भाई, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। और ये किस नदी पर है? तो याद रखना, ये पार्वती नदी पर है सर, पार्वती जल विद्युत परियोजना याद रखना है। और कितने मेगावाट की है? 2051 मेगावाट की है सर। परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक और है जो चर्चाओं में है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो है करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना। ये किन्नौर में है और सतलुज नदी पर है, 1000 मेगावाट की है। इसके अलावा एक और पूछी जाती है संजय जल विद्युत परियोजना, जिसको भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये 120 मेगावाट की है, संजय जल विद्युत परियोजना, ये भी पूछी जाती है। और इसके अलावा एक और है शानन, हिमाचल प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, या हिमाचल की सबसे पुरानी, तो हिमाचल की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है शानन, जो कि मंडी में है। और कितने मेगावाट की है शानन? तो शानन जो है वो मात्र और मात्र 110 मेगावाट की है। लेकिन अभी भी ये पंजाब सरकार के नियंत्रण में है। हिमाचल ने इसको 100 साल की लीज में पंजाब को दिया था, लेकिन अब पंजाब इसको वापस नहीं कर रहा, जिसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है। और इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका धौला सीधा जल विद्युत परियोजना। ये धौला सीधा 66 मेगावाट की है। ये हमीरपुर में है धौला सीधा, और किस नदी पर है? हमीरपुर में ब्यास नदी पर है। सारी बातें आपको याद रखनी है। धौला सीधा 66 मेगावाट, हमीरपुर नदी बोले तो सर ब्यास नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल डैम जल विद्युत परियोजना बिलासपुर में है, सतलुज नदी पर है। कितने मेगावाट की है गुरु? 500 मेगावाट की है। 500 नहीं, 800 मेगावाट की है। 800 मेगावाट की, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। उहल आपको पता ही होगा, उहल जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? ये आपके मंडी में है। उहल ब्यास नदी पर है, 70 मेगावाट की उहल 2। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी का विस्तृत रूप क्या है? अच्छा, एलपीजी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूर्ण नाम है। लेकिन कुछ फुल फॉर्म्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका एक बार परीक्षा में पूछा गया था, सर एनसीआर किसकी फुल फॉर्म है? तो एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर का मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। फिर आपने सुना होगा पीसीएस, ये तो पीसीएस बन गया। पीसीएस होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस ये पीसीएस की है। सर आपने टीडीएस अक्सर सुना है, हाँ, पर टीडीएस का हमको नहीं पता। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सीआईडी की सर बहुत कम पता होती है। सीआईडी होती है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ये सीआईडी की है। सर टीआरपी सुना है आपने? टी की बिग बॉस में टीआरपी बढ़ानी है। टीआरपी तो टीआरपी की है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। क्या है? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। टीवी की जो टीआरपी बढ़ानी है तो उसको क्या बोलेंगे? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। एएम होता है एंटी मेरिडियम, और आपका पीएम होता है पोस्ट मेरिडियम। एएम और पीएम हमको पता है, लेकिन इसके नाम पता नहीं होता। एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, डीपी क्या होता है? डीपी होता है डिस्प्ले पिक्चर। ठीक है, और एक होता है ईआरपी, एक होता है एमआरपी, एक होता है ईआरपी। ईआरपी होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ईआरपी आपको जरूर याद रखना है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसके अलावा आपका एमएलए बहुत आसान है सर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये तो सर सबको पता चल ही जाती है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये है।
उसी प्रकार एक बार पेपर में जो है वो फुल फॉर्म पूछी गई थी सर, बहुत आसान थी, एमबीबीएस। तो एमबीबीएस होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो ये आपको जरूर याद रखना है। अच्छा, आईएएस, आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सर इतनी आसान क्यों करा रहे हो, हमको तो ये आसानी से आ जाती है, लेकिन कभी कभार क्या है नहीं आती है, ठीक है। जैसे सीएल क्या होता है, सीएल तो सीएल होता है कैजुअल लीव। और अगर बात करें आपका एमडीएम, एमडी होता है मिड डे मील, मिड डे मील, ठीक है। अच्छा, हम टीचर बनना चाहते हैं और आप पेपर दे रहे हो टेट का, वहाँ पूछ गया टेट की फुल फॉर्म, तो टेट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेट सुना है आपने कि भाई सेट हो गया, सेट सेट होता है, एक सेट होता है, एक दूसरे वाला सेट होता है, ये दूसरे वाला सेट है, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट, तो सेट होता है स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वाईफाई के बिना तो बोले आजकल काम ही नहीं चलता है, तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है आपका वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। यूएसबी सुना है कि यूएसबी लगा दो, यूएसबी आपने सुना ही होगा अक्सर, तो यूएसबी होता है यूनिवर्सल सर्विस बस। ओएमआर पे आपका पेपर होगा, वो ओएमआर शीट पे होगा, तो ओएमआर शीट पे होगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। पीपीटी, पीपीटी सुना है कि पीपीटी पे बनाओ तब जाके मजा आएगा, पीपीटी आपने सुना होगा। पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। और पीडीएफ का होता है पीडीएफ दे दो सर हमारे को, बोलते तो है ना, लेकिन ये आम भाषा में हमको पता नहीं होता, तो पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये सारे आपको याद रखनी है। केवाईसी करानी है सर, केवाईसी किसकी करानी है, करा दो किसी भी चीज़ की, तो केवाईसी की फुल फॉर्म होती है आपकी, केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो यूर कस्टमर, नाउ योर कस्टमर, ठीक है। केवाईसी की आपको ज़रूर याद रखनी है। उसी प्रकार आपने याद रखनी है आपका एक और है, एक और आपकी डाइट, जेबीटी डाइट, डाइट वाले बच्चे, डाइट की फुल फॉर्म याद रख लो, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये फुल फॉर्म है किसकी, डाइट की है चाचा, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कभी भी पूछी जा सकती है। ईएमआई की सुनिए, ईएमआई पे फ़ोन लेना है आजकल बड़ा चला हुआ ईएमआई, तो फुल फॉर्म आ सकती है। ईएमआई का पूरा नाम होता है आपका, डिटेल से सुनना है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। और एक होता है आपका MICR, MICR की होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना, ये भी आपको याद रखनी है। ATM तो सबको आती है, नहीं बताऊंगा तो लोग बता देता हूँ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आपका HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। इसके अलावा PO होता है आपका पोलिंग ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, है ना। तो ये सारे आपको डिटेल से याद रखने हैं, परीक्षाओं में सभी के सभी पूछे जाएंगे, आप जोन सा भी मर्जी लेके जाओ, हर एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर बात करें विश्व जनसंख्या दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रहने वाला है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भाई जुलाई जुलाई याद कर लेते हैं, देन इस आज की वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि आपका राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब होता है, तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस होता है भाई 9 जुलाई। फिर आपका एक क्वेश्चन और आता है कि सर आपका युवा कौशल दिवस, तो वो 15 जुलाई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस वो 17 जुलाई को होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सर आपको पता है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा सर ये बिल्कुल क्लियर हो गया। विश्व बाघ दिवस तो ये 29 जुलाई को होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सर एक क्वेश्चन बहुत हमारे दिमाग में घूमता है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना दिवस, तो भारतीय वायुसेना दिवस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपका बात करें भारतीय वायुसेना दिवस की, तो वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें आपकी विश्व सांख्यिकी दिवस की, तो वो 20 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को, और संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका 24 अक्टूबर को। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।